नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। और देखिए, टॉप जीके जीएस का जो हमारे यहाँ पे प्रैक्टिस सेट चल रहे थे, ठीक है, इसका 18वां लेक्चर रहने वाला है। इसमें 17 लेक्चर आ चुके हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग जाके देख सकते हैं। आपने देखा होगा 2 दिन पहले आपका यहाँ पे पुलिस कांस्टेबल एग्जाम हुआ है जो कि ट्रिपल एससी का, और उसका लेवल काफी ज्यादा हाई कर दिया था। ठीक है, तो आयोग को थोड़ा सोचना चाहिए बच्चों के ऊपर कि इतने ज्यादा हाई क्वेश्चन बना के कांस्टेबल लेवल के एग्जाम में आप लोग इतने ज्यादा हाई क्वेश्चन बना रहे, तो ये थोड़ा देखने लायक देखना चाहिए। ठीक है, साथ ही देखिए, ये जो जीएस का आपने क्वेश्चन देखे होंगे रिसेंट में जो कांस्टेबल का एग्जाम हुआ है, ठीक है, तो उसमें लेवल थोड़ा हाई था जीएस का भी। तो अगर इन वीडियोस को आप देखते हैं ना, तो यहाँ से कहीं ना कहीं आपको स्नातक स्तरीय जो वीडियो पटवारी लेखपाल का एग्जाम होने वाला है, उसमें आपको डेफिनेटली यहाँ पे हेल्प मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन मैं कराता हूँ ना, वो उसी लेवल के क्वेश्चन यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे आज का, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? नीति आयोग के उपाध्यक्ष, वित्त आयोग के अध्यक्ष, प्रधानमंत्री के मुख्य सचिव या फिर लोकसभा के अध्यक्ष? इसका राइट ऑप्शन है वित्त आयोग के अध्यक्ष। तो वित्त आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं ना, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा यहाँ पे की जाती है। ठीक है, देखिए नीति आयोग से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, आपने देखा होगा कल भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन आया था। तो 1 जनवरी 2015 को यहाँ पे नीति आयोग बनता है। ये प्लानिंग कमीशन योजना आयोग था ना, इसको इसने रिप्लेस किया था यहाँ पे। ठीक है, चलिए सेकंड है, लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जाता है? लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के विशेष बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा के उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा, या फिर संसदीय कार्य मंत्री के सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। किसकी बात कर रहा है? लोकसभा के अध्यक्ष। लोकसभा के अध्यक्ष अभी कौन है? ओम बिरला जी है। ठीक है, 18वीं लोकसभा के कौन है? ओम बिरला जी है यहाँ पे। ठीक है, तो इनको अगर हटाना चाहते हो, कैसे हटाया जाता है, क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए, लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के विशेष बहुमत यहाँ पे पारित करके जितने मेंबर होते हैं, तो उससे यहाँ संकल्प से यहाँ पे इनको हटाया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, तीसरा क्वेश्चन है, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक का संकेतक यहाँ पे कौन सा नहीं है? देखिए, बहुआयामी जो निर्धनता सूचकांक है ना, इसके 3 संकेतक होते हैं। ठीक है, इसमें स्वच्छता, बाल मृत्यु दर, पेयजल, आय। ठीक है, तो देखिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो आपका एमपीआई होता है, ठीक है, इसको मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स यहाँ पे कहते हैं। ठीक है, अब देखिए पहली बात, इसमें क्या होता है, जो आयाम होते हैं 3, स्वच्छता इसमें होता है। ठीक है, इसके बाद आपका बाल मृत्यु दर भी इसमें रहता है। ठीक है, पेयजल भी रहता है। अब पेयजल में कौन कौन सी चीजें होती है? यहाँ पे ईंधन भी होता है। ठीक है, स्वच्छता भी रखी जाती है, स्वच्छता में देख लिया ऊपर। ठीक है, पेयजल ऑलरेडी होता है, बिजली, आवास और जैसे संपत्ति जैसे संकेतक शामिल होते हैं। ठीक है, और साथ में बाल, जैसे आपने देखा होगा शिक्षा, इसमें शिक्षा भी होता है एक। ठीक है, तो शिक्षा के अंतर्गत यहाँ पे कहा जाता है कि शिक्षा भी बहुत जरूरी है, इसमें शामिल करते हैं, पर आय को शामिल इसमें नहीं करते बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में यहाँ पे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी रहने वाला है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, चौथा है, तुगलक काल में बिहार की राजधानी थी पाटलिपुत्र, गया, बिहार शरीफ या फिर भागलपुर? तो इसमें कौन सी थी? ये थी बिहार शरीफ थी। पांचवा क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? जल, कार्बन डाइऑक्साइड, प्रकाश, क्लोरोफिल? ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है, अगर प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली जो ऑक्सीजन होती है ना, उसका स्रोत क्या होता है? जल होता है। कौन सा होता है? यहाँ पे जल होता है आपका। ठीक है, छठा क्वेश्चन है, ऋग्वेद के 9वें मंडल का संबंध किस देवता से है? अग्नि, वरुण, इंद्र या फिर सोम? तो ये है आपका सोमरस। ठीक है, सोम से है ऋग्वेद के 9वें मंडल का संबंध। क्वेश्चन ये पूछा है कि ऋग्वेद के 9वें मंडल किसका संबंध, मतलब किसका रिलेटेड बताया गया है? तो सोम के बारे में बताया गया। ठीक है, सातवां है, नेशनल हेराल्ड अखबार के संस्थापक निम्न में से कौन थे? देखिए, नेशनल हेराल्ड जो अखबार है ना, ये रिसेंट में न्यूज में था, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी इसके ऊपर केस चल रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ये मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, के एम पनिक्कर या फिर सचिदानंद सिन्हा? तो इसके संस्थापक जो थे ना, वो थे आपके जवाहरलाल नेहरू। और अभी इसके रिसेंट में आपने देखा होगा राहुल गांधी और यहाँ पे सोनिया गांधी, दोनों को यहाँ पे समन जारी किया गया था। ठीक है, इस केस के ऊपर कुछ चीजें चल रही हैं अभी। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है अभी, एक्यूज नहीं माना है अभी। ठीक है, आठवां है, प्राथमिक इंद्रधनुष से क्या होता है? 2 बार अपवर्तन और 1 बार कुल आंतरिक परावर्तन, 2 बार अपवर्तन और 2 बार कुल आंतरिक परावर्तन, 1 बार अपवर्तन 1 बार परावर्तन, 1 बार अपवर्तन और 1 बार कुल आंतरिक परावर्तन? ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन है, क्या होता है प्राथमिक में? 2 बार अपवर्तन होता है और 1 बार कुल आंतरिक परावर्तन यहाँ पे होता है। नौवां है, मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है ईंधन गैस के रूप में, रासायनिक युद्ध में, सरसों के तेल के स्रोत में, निर्गंधीकरण के रूप में? तो जो मस्टर्ड गैस होती है ना, उसका यूज किया जाता है आपका यहाँ पे रासायनिक युद्ध के रूप में किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन है,
भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किनके द्वारा जारी किए गए थे? शक राजाओं ने, हिंदू यूनानियों ने, गुप्त राजाओं ने या फिर कुषाण शासकों ने? ठीक है, इसका राइट ऑप्शन है आपका हिंदू यूनानी शासकों के द्वारा पहली बार यहाँ पे सोने के सिक्के जारी किए गए थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाएगा। चलिए 11वां है, सूचियों का मिलान करना है, कुल स्थल दिए हुए हैं और साथ में उनका उत्खननकर्ता यहाँ पे दिए हैं। ठीक है, पहला अगर हम लोथल की यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है, तो लोथल की बात करेंगे तो रंगनाथ राव आपका ये पहला हो जाएगा। ठीक है, बनवाली ये हो जाएगा, रविंद्र सिंह बिष्ट ये आपका थर्ड हो जाएगा, मोहनजोदड़ो इनका संबंध है राकेश दास बनर्जी के थ्रू। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, और रोपण में यज्ञदत्त शर्मा, तो इनके द्वारा यहाँ पे उत्खनन करता है, इनको माना जाता है इन स्थलों का। ठीक है, तो 1 3 2 4, तो 1 3 देखिए, एक वाला एक ये है और एक ये है, तो ये तो कट गए डायरेक्टली आपके। ठीक है, तो 1 3 है ना, तो 1 3 ऑप्शन नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका यहाँ पे राइट रहने वाला है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन है, निम्न में से किसे अजातशत्रु के लोकप्रिय उपनाम से जाना जाता है? जयप्रकाश नारायण, जगजीवन राम, कर्पूरी ठाकुर या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो निम्न में से किसे अजातशत्रु के लोकप्रिय उपनाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है आपका राजेंद्र प्रसाद जी को। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगर आपको वीडियो पसंद आए ना तो आपको वीडियो को लाइक करें, साथ में देखिए अगर ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस डेली बेसिस पे करते हैं, ठीक है, 20 से 25 मिनट की वीडियो होती है, तो आगे आपके जो भी एग्जाम होने वाले हैं ना, तो वहां पे आप लोगों के लिए जीएस में कहीं ना कहीं आपको वहां पे क्वेश्चन देव दिखेंगे, तो अपने आपको एक कंफर्ट जोन में आप लोग पाएंगे वहां पे। ठीक है, क्योंकि आप लोग जीएस पढ़ते रहते हैं थ्योरीज, तो क्वेश्चन भी साथ में प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी होता है यहाँ पे। ठीक है, 13वां है, शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस राजनीतिक के विचारक ने दिया था? जॉन मार्शल, रूसो, मोंटेस्क्यू या फिर कार्ल मार्क्स? तो शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत जो दिया गया था वो दिया गया था मोंटेस्क्यू के द्वारा दिया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल राइट होगा इसका। 14वां है, निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया था? ठीक है, इसमें से कौन से मुख्य न्यायाधीश थे जो जो बाद में क्या हुए हमारे राष्ट्रपति भी रहे, या इन्हें राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य यहाँ पे किया था? ठीक है, तो पहले हैं जस्टिस एम हिदायतुल्ला, जस्टिस जेसी शाह, जस्टिस एम सिकरी, जस्टिस पीएन भगवती। ठीक है, ठीक है, जगभत जो पीएन भगवती है ना, इनको पीआईएल, ठीक है, पीआईएल के जनक भी इनको माना जाता है। ठीक है, तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन है वो है जस्टिस एम हिदायतुल्ला, इनके द्वारा ये राष्ट्रपति भी रहे भारत के और मुख्य न्यायाधीश भी ये रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे राइट होने वाला है। 18वां है, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसे प्रस्तुत करती है? ठीक है, लोक लेखा जो समिति होती है, पहला है संसदीय मामलों के मंत्री को, भारत के राष्ट्रपति को, राज्यसभा के सभापति को या फिर लोकसभा के अध्यक्ष को। ठीक है, जो लोक लेखा समिति होती है ना, वो अपनी रिपोर्ट जो देती है, जो कैग वगैरह आपने देखा होगा, अपनी जो रिपोर्ट देती है, ऑडिट रिपोर्ट जो सबमिट करती है, वो करती है आपको यहाँ पे लोकसभा के अध्यक्ष को करती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। अब राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं, और अभी के टाइम पे जगदीप धनखड़ जी के द्वारा यहाँ पे क्या किया, आपने डायरेक्शन दे दिया गया है, तो अभी जल्दी यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछ भी देते बच्चे कि राष्ट्रपति, जैसे हर चीज में दिया हुआ है ना कि 6 मंथ के अंतर्गत आपको इलेक्शन कराने बहुत जरूरी है, तो देखिए जो आपके उपराष्ट्रपति होते हैं ना, इनके लिए कहीं भी कोई लिखा नहीं है कि आपको 6 मंथ के अंदर ही ये आपको यहाँ पे सीट को क्या करना है, फिल करना है, ऐसा कुछ नहीं। जितनी जल्दी हो सके आपको यहाँ पे नया उपराष्ट्रपति यहाँ पे बनाना पड़ेगा, ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पे, कुछ नहीं बनेगा, क्योंकि ये अभी जुलाई में न्यूज में था, तो क्या पता अभी सितंबर में एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा उपराष्ट्रपति के बारे में जो भी आपके पॉलिटी की बुक है उसमें जाके उपराष्ट्रपति का जो पूरी क्लोज दिए हुए हैं ना, उनको एक बार अच्छे से पढ़ लेना, उनके आर्टिकल पढ़ लेना। देखिए एग्जाम क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, उनके आर्टिकल पढ़ लेना, उनके जो कार्य है, उनका जो कह सकते हैं कि जो जैसे पद उनका जो भरते हैं ना, इलेक्शन कैसे होता है, कौन कौन उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये सब चीज एक बार पढ़ लेना, एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। ठीक है, 16वां है, परावैंगनी किरण, एक्स किरण, सूक्ष्म किरणें व गामा किरणों का तरंग दैर्ध्य को आरोही क्रम में सजाइए। देखिए कुछ क्वेश्चन यहाँ पे आज साइंस के भी आ चुके हैं, बट कोई इनको भी हम देख लेंगे जल्दी से। ठीक है, तो हो जाएगा पहले सूक्ष्म किरणें, परावैंगनी किरणें, एक्स किरणें और यहाँ पे गामा किरणें, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे राइट रहेगा। अगला है, बिहार में कैदियों द्वारा रंगी हड़ताल किस आंदोलन के दौरान किया गया था? ठीक है, इसको भी राइट लेंगे, बिहार पर क्वेश्चन है, तो सभी ने रंगिया आंदोलन, तो हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव में ये क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं। ठीक है, 18वां है, स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? बंगाल, उड़ीसा, सिंध या फिर असम? तो जो स्थायी बंदोबस्त हुआ था ना, इसके अंतर्गत कौन सा क्षेत्र यहाँ पे इनमें शामिल नहीं था, कहने का मतलब ये है, तो इसमें सिंध क्षेत्र यहाँ पे नहीं था, बाकी बंगाल में था, उड़ीसा और असम में यहाँ पे था ये। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें रखी हुई है, हमेशा मैं कहता हूँ क्वेश्चन के साथ साथ आपको कुछ चीजें मैं रिवाइज भी कराऊंगा। देखिए कुछ अधिकारी दिए हैं, उनका विभाग दिया हुआ है, आरईजे मुमालिक सैन्य विभाग का प्रधान, और ऐसे क्वेश्चन आप लोगों ने अपर पीसीएस के प्री में देखे होंगे। ठीक है, वरीदे मुमालिक गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता था, सदर सुदूर कहते थे, धार्मिक विभाग का जो प्रधान होता था उसको कहते थे,
अमीर आखुर, देखिए आखुर से याद रखो, अश्व, अ से याद रखना, ठीक है। अश्वशाला का प्रधान, सरे जानदार, सुल्तान के अंगरक्षकों का प्रमुख। तो देखिए जान, जान कौन देते हैं? अंगरक्षक देते हैं ना, तो ऐसे याद रखो, सरे जानदार मतलब सुल्तानों के अंगरक्षकों का एक प्रमुख जो होता था, ठीक है। तो इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। अब कुछ विजयनगर साम्राज्य, जो विजयनगर एम्पायर था, इसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। देखिए विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? हरिहर एवं बुक्का थे। 1336 के आसपास इन्होंने क्या किया था? यहाँ पे स्थापना इसकी की थी, ठीक है। विजयनगर की राजधानी कहां थी? हम्पी, जो कि अभी कहां पे? कर्नाटका में है। इस वंश के शासक बुक्का प्रथम ने वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि यहाँ पे धारण की थी। किसने? बुक्का प्रथम के द्वारा। देवराय वन के शासनकाल में इटली यात्री निकोलो कोटी, बहुत बार एग्जाम पूछा गया है, तो निकोलो इटली का यात्री किसके शासनकाल में विजयनगर आया था? तो देवराय प्रथम के शासन में यहाँ पे निकोलो कोटी यहाँ पे आए थे, ठीक है। देवराय दो के शासनकाल में फारसी राजदूत अब्दुल रजाक विजयनगर आया था। अब क्वेश्चन ये पूछेगा कि फारसी राजदूत जो अब्दुल रजाक किसके शासनकाल में विजयनगर आए थे, ठीक है। या पूछेगा देवराय सेकंड के टाइम पे कौन से राजदूत विजयनगर आए थे? तो अब्दुल रजाक आए थे, ठीक है। क्वेश्चन कैसे बन सकता है, इसको याद रखो, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाएंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। दूसरा है, अगला है, देवराय सेकंड को जगबेटकर की संज्ञा दी गई थी। कृष्ण देवराय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिगोस पायस विजयनगर आया था। अब कृष्ण देवराय के समय कौन आया था? पुर्तगाली यात्री डोमिगोस आए थे, ठीक है, पायस। अगला है, कृष्ण देवराय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री बारबोसा विजयनगर आया था, ठीक है। अच्युत राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री नुनीज विजयनगर आए थे, ठीक है। कौन थे? नुनीज। अगला है, मुगल शासक बाबर ने अपनी आत्मकथा में कृष्णदेव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया है। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका कनिष्क सहायक के एग्जाम में आया था अभी रिसेंट में, ठीक है। 2025 में जो कनिष्क सहायक का एग्जाम हुआ था ना, वहां पे क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन यहां से आते हैं, अच्छे से पढ़ो इनको। कृष्ण देव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के प्रसिद्ध कवि रहते थे, जिन्हें अष्टदिग्गज कहते थे। देखिए जैसे शिवाजी के अष्टप्रधान थे ना, वैसे ही यहाँ पे कृष्ण देव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के, क्वेश्चन पूछा है बहुत बार, ठीक है। तो यहाँ पे अष्टदिग्गज कहां थे? तो कृष्ण देव राय के दरबार में थे तेलुगु साहित्य के प्रसिद्ध कवि, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य के पतन का कारण तालीकोटा युद्ध था, जो कब हुआ? तालीकोटा युद्ध 1565 में हुआ था, ठीक है। 23 जनवरी 1565 को लड़ा गया था। कौन था? तालीकोटा का युद्ध। इस युद्ध के बाद यहाँ पे विजयनगर साम्राज्य का पतन हो जाता है, ठीक है। ये कुछ एडिशनल चीजें थी जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 19वां क्वेश्चन है, अगस्त घोषणा में निम्न किसके द्वारा की गई थी? लॉर्ड लिंथेगो, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड मॉन्टेग्यू या फिर मोहम्मद अली जिन्ना। तो किसके काल में हुआ था? ये हुआ था आपका लॉर्ड मॉन्टेग्यू। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला है, अब यहाँ पे मिलान करना है सूचियों का, ठीक है। सूची 1 और सूची 2 दी हुई है। पहला है यहाँ पे मैग्नीशियम, ठीक है, तो ये हो जाएगा टेल्क, ठीक है, ये आपका फोर्थ हो जाएगा। पोटेशियम, पोटेशियम हो जाएगा आपका नाइटर, ये आपका थर्ड हो जाएगा। कैल्शियम, इसका हो जाएगा फास्फोराइट, ये आपका 2 हो जाएगा। और मैग्नीज हो जाएगा पायरोसिल्यूराइड, ये होगा आपका 1 हो जाएगा, ठीक है, पायरोलुसाइड, ठीक है। तो 4 3 2 1, तो 4 3 2 1 यहाँ पे दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 है, ऑप्शन नंबर 1 में बिल्कुल राइट आपका यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। 21वां है, द वे आउट पैम्पलेट किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है? महात्मा गांधी, चौधरी रहमत अली, सी राजगोपालचारी, मोहम्मद अली जिन्ना। इसका राइट ऑप्शन आपका सी राजगोपालचारी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, द वे आउट पैम्पलेट, ठीक है। 22वां क्वेश्चन है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ था? पुरंदर की संधि, बसीन की संधि, सालाबाई की संधि या फिर सूरत की संधि। तो प्रथम आंग्ल मराठा जो वॉर हुआ था ना, इसकी जो समापन हुआ था वो हुआ था आपका सालबाई की संधि के साथ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। 23वां क्वेश्चन है, नादिर शाह का आक्रमण किस मुगल बादशाह के काल में हुआ था? शाहजहां द्वितीय, आलमगीर द्वितीय, अहमद शाह या फिर मोहम्मद शाह। तो नादिर शाह जो थे ना, इनका आक्रमण किस मुगल शासन का काल में हुआ था, ठीक है। तो ये हुआ था आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मोहम्मद शाह के टाइम, ठीक है, मोहम्मद शाह। चलिए आगे बढ़ेंगे। 24वां क्वेश्चन है, किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? मुंबई सत्र, लाहौर सत्र, लखनऊ सत्र या फिर त्रिपुरी सत्र। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सा जो कांग्रेस की कार्यकारी कमेटी हुई थी जिसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार यहाँ पे दे दिया गया था कि इसको हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं करके, तो ये दिया था लाहौर सत्र में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है इसका। 25वां है, जी का मान सबसे कम या शून्य कहां होता है? भूमध्य रेखा पर, ध्रुवों पर, पृथ्वी के केंद्र पर या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो जी का मान सबसे जो शून्य कहां पे होता है ये कह रहा है, तो ये होता है आपका यहाँ पे पृथ्वी के केंद्र पर, ठीक है। 26वां है,
द्रव्यमान दुगना करने से गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये दुगना हो जाता है, आधा हो जाता है, तिहाई हो जाता है, फिर एक चौथाई यहाँ पे हो जाता है, ये हो जाता है आपका दुगना। किस गैस को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं? नियोन को, जिनोन को, नाइट्रस ऑक्साइड को, या फिर यहाँ पे ऑर्गन को? तो ये होता है जिनोन। ठीक है, देखिए जो आपका साइंस है ना, वो यूके ट्रिपल एससी के एग्जाम में जनरल साइंस के कभी क्वेश्चन आगे तो आगे, बाकी सिलेबस में नहीं है, तो आप इसको एक, जैसे मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूं, मैं तो यूके पीएससी के लिए भी करवा रहा हूँ ये, बट ये है कि आप लोग देख सकते हैं इनको भी। ठीक है, एक आध क्वेश्चन यहाँ ज्यादा यहाँ पे नहीं होते हैं। ठीक है, बट ये जनरल साइंस के क्वेश्चन 10th तक के क्वेश्चन है। ठीक है, 28वां है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाहरी आक्रमण एवं आंतरिक अशांति के राज्यों की रक्षा करे? ये कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है? ठीक है, देखिए तीन चीजें इमरजेंसी आपने पढ़ी होंगी, एक तो 352 में पढ़ी होगी आर्टिकल, एक 356 में पढ़ी होगी आपने, एक आपने 360 में पढ़ी होगी। ये यहाँ पे तीन होती है। यहाँ पे देखिए पहली जो होती है ये नेशनल इमरजेंसी की बात करता है, देश के अंतर्गत वॉर होता है या कुछ अशांति होती है। दूसरा होता है यहाँ पे जब आपका संवैधानिक जो विफल हो जाता है, जैसे आपके स्टेट में राष्ट्रपति शासन लग गया, तो ये इससे बात करता है। और ये होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी, जब भारत में वित्त वगैरह किसी देश में वित्त, जैसे भारत में कभी वित्त अभी लगा तो है नहीं कभी ये, बट कभी क्या आपका पैसे की कमी हो जाती है, तो वहां पे फाइनेंशियल इमरजेंसी यहाँ पे लग सकती है। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि भारत सरकार का दायित्व है कि बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति के राज्यों की रक्षा करेगा। तो ये कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है? तो ये लिखा हुआ है आर्टिकल 355 में यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे है अगला 29वां, घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? मृदा आपूर्ति की कमी हो जाती है, मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि हो जाती है, करों में कम हो जाता है, कर कम हो जाते हैं, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पे क्या होता है, घाटे की जो वित्तीय व्यवस्था है ना, इसमें अर्थव्यवस्था का जो प्रभाव पड़ता है घाटे की वित्तीय व्यवस्था में, तो ये क्या होता है आपका, ये कहता है कि मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि हो जाती है। इससे क्या होती है, मुद्रा आपूर्ति में यहाँ पे वृद्धि हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और अगले क्वेश्चन की तरफ। 30वां क्वेश्चन है, भारत के किस शहर में अटाला मस्जिद स्थित है? लखनऊ, मुंबई, जौनपुर, या फिर आगरा में? तो ये है आपकी जौनपुर में है। कहां पे है? जौनपुर में है अटाला मस्जिद। ठीक है, 31वां है, किस गवर्नर के समय द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध संपन्न हुआ था? लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड एलनब्रो, लॉर्ड एल्गी? ठीक है, तो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो संपन्न हुआ था वो किसके टाइम पे हुआ था? ये हुआ था आपका लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 32वां है, महलवारी व्यवस्था किसके द्वारा लागू किया गया था? टॉमस मुनरो, कर्नल स्लीमन, हाल्ट मैकेजी, या फिर कार्न वरिस के टाइम पे? ठीक है, तो महलवारी व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई थी? तो ये की गई थी आपकी हाल्ट मैकेजी के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट रहने वाला है। ठीक है, 33वां है, राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों की स्वीकृति की आवश्यकता है। ठीक है, अगर कोई राज्यपाल कोई अध्यादेश को स्वीकृत करती है तो क्या आवश्यकता पड़ेगी? प्रधानमंत्री की पड़ेगी, राष्ट्रपति की, संसद की, या फिर विधानसभा की? ठीक है, तो ये किसकी पड़ेगी? विधानसभा की। ठीक है, क्योंकि स्टेट के अंतर्गत हम बात करते हैं तो विधानसभा, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, ये सब क्या होते हैं, एक चीजें यहाँ पे क्या करते हैं, रिलेट होती है एक दूसरे। ठीक है, 34वां है, किस संविधान संशोधन द्वारा राज्यों को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए शैक्षिक संस्थाओं में आरक्षण प्रदान करने हेतु विशेष उपबंध बनाने की शक्ति प्रदान की थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए अभी ना अनुसूचित जनजाति से लेकर क्वेश्चन पूछा गया था, अभी इसमें से कौन सा सही नहीं है, तो वो आर्टिकल 338वां था। ठीक है, तो उसमें आर्टिकल 340 दिया था, तो वो गलत था आपका। ठीक है, तो आर्टिकल को पढ़ना, आर्टिकल वाले अभी बहुत क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो देखिए अब कह रहा है कि किस संशोधन के थ्रू यहाँ पे कह रहा है कि इनको अनुसूचित जातियों को, पिछले वर्गों को, जनजातियों को शैक्षिक संस्थाओं में आरक्षण प्रदान किया गया था। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे हो सकता है एग्जाम को में। तो ये था 93rd संविधान संशोधन 2005। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे आपका राइट रहने वाला है। ठीक है, आगे है, विधान परिषद की कुल सदस्यों में से कितना सदस्य राज्य में रह रहे स्नातकों द्वारा निर्वाचित होते हैं? ठीक है, किसकी बात कर रहा है? विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या में कह रहा है। ठीक है, तो ये 1/12, 1/6, 1/3 या फिर 1/4। तो ये कितने होते हैं? तो ये होते हैं आपके 1/12। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। ठीक है, अगला है 36वां, मंदिर निर्माण कला का जन्म किस काल में हुआ था? मौर्य काल में, मौर्योत्तर काल में, गुप्त काल में, या फिर कुषाण काल में? तो मंदिर कला का जन्म जो हुआ, मंदिर निर्माण कला का, वो किसमें होता है आपका? ये हुआ था आपका गुप्तोत्तर काल में। ठीक है, 37वां है, मेगस्थनीज के अनुसार मौर्यकालीन समाज में किस वर्ग का अस्तित्व नहीं था? सभासद, अहीर, ब्राह्मण, या फिर सैनिक? तो मेगस्थनीज के अनुसार मौर्यकालीन समाज में किस वर्ग का अस्तित्व यहाँ पे नहीं था? तो ये था आपका ब्राह्मण का अस्तित्व यहाँ पे नहीं था, ऐसा बोला गया है मेगस्थनीज के द्वारा। ठीक है, 38वां क्वेश्चन है, प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी का अर्थ क्या है? श्रमिकों की उत्पादकता कम है, वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध नहीं है, काम के बदले उचित मजदूरी नहीं मिल रही है,
श्रमिक की सीमांत उपभोक्ता यहाँ पे शून्य है। तो प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी, हम छिपी हुई बेरोजगारी कहाँ दिखती है? कृषि के अंतर्गत सबसे ज्यादा छिपी हुई बेरोजगारी दिखती है, क्योंकि काम अगर 2 लोगों का है तो पूरा परिवार काम करता है, अगर काम 10 लोगों का है तो पूरा परिवार ही काम करता है, तो वहां पे ना बेरोजगारी दिखती नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए श्रमिक की सीमांत उपभोक्ता यहाँ पे शून्य होती है, ठीक है। तो इसी को यहाँ पे क्या कहते हैं? छिपी हुई बेरोजगारी यहाँ पे करते हैं, कहते हैं, ठीक है। 39वां है, प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? नर्मदा, चंबल, महानदी या फिर शिप्रा नदी। अब अगर आपको पता है कि महाकालेश्वर मंदिर कहां पर है तो डायरेक्टली आप कर लेंगे कि कौन सी रिवर होगी वहां पे, ठीक है। तो यहाँ पे शिप्रा रिवर हो जाएगी, शिप्रा रिवर जो है इसके किनारे पर है, ठीक है। 40वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा घुमक्कड़ जनजाति नहीं है के लिए? नहीं है, ठीक है, जो घूमती नहीं है। कज्जाक, लेप्चा, मसाई या फिर पिंगमी। तो इनमें से कौन सी घुमक्कड़ जनजाति यहाँ पे नहीं है? तो ये पिंगमी यहाँ पे नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 41 क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित जनजातियों में कौन सबसे बड़ा समूह है? कह रहा है सबसे बड़ा पूछा गया है, ठीक है। पहला भील, गोंड, संथाल या फिर नेगदा। तो सबसे बड़ा अगर बात करेंगे तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा भील। तो भील भारत की सबसे बड़ी क्या है? जनजाति है अभी, ठीक है। 2011 के अकॉर्डिंग की बात कर रहे हैं हम। 42वां है, शीत ऋतु में वर्षा में उत्तरी भाग में वर्षा होती है। अब शीत ऋतु मतलब ठंडी, जो आपका जो शीत ऋतु मतलब आपकी जो ठंडी वाली है, ठीक है, जो आपका विंटर सीजन है। जैसे भारत के जो उत्तरी भाग है, तो भारत का जो उत्तरी भाग है ये वाला रीजन, ठीक है, यहाँ पे इसकी बात कर रहा हूं। तो इसमें वर्षा कैसे होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है? नहीं, ये तो नहीं, क्योंकि ये तो हमारी क्या होती है, जो मानसून आता है उसमें होती है। पश्चिमी विक्षोभ, हाँ ये बिल्कुल राइट होगा। जो आपका पश्चिमी विक्षोभ, जो आपका यहाँ पे कह सकते हैं मिड ईस्ट कंट्रीज है, मतलब जो मध्य सागर से जो हवाएं आती है ना, उससे यहाँ पे पश्चिमी विक्षोभ से क्या होती है, यहाँ पे बारिश होती है, ठीक है, इस रीजन में, ठीक है। जो पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल हो गया, यहाँ पे बात कर रहा हूँ। चलिए अब देखिए यहाँ पे और क्वेश्चन दिया आगे, लौटता हुआ मानसून। अब देखिए जो मानसून लौटता है ना, अब लौटेगा, अभी तो मानसून चल रहा है, अगस्त सितंबर के अक्टूबर तक तो यहीं पे रहेगा नॉर्थ इंडिया में। जब लौटेगा ना मानसून नवंबर दिसंबर के टाइम पे, तो आपका ना तमिलनाडु में बहुत ज्यादा बारिश होती है। आप न्यूज में देखना, उस टाइम पे तमिलनाडु में बहुत बड़ी बाढ़ आएगी, क्योंकि वो लौट से मानसून से होती है। और जो केरल वाला रीजन है ना, देखिए यहाँ पे जो होती है ना, दक्षिण पश्चिम मानसून जब आता है केरल में तब बारिश होती है, जो कि जून में हो चुकी है। अब मानसून जब लौटेगा ना नवंबर में, तो यहाँ पे बारिश होगी इस रीजन में, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु वाले रीजन में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ही बनता है बहुत बार, इसको भी याद रखना, ठीक है। 43वां है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमि बंधित है? गंगा, कावेरी, लूनी या फिर कोसी, ठीक है। ये तो इंपॉर्टेंट है। तो लूनी रिवर है राजस्थान में, ये क्या होता है, थोड़े टाइम के बाद बहती है और अपने आप गायब हो जाती है, ठीक है, राजस्थान में। तो ये क्या है, एक भूमि बंधित रिवर है, ठीक है। 44वां है, निम्न में से कौन सा भारत में निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है? मृदा अपरदन, शहरीकरण, जैव विविधता में ह्रास या फिर हिमालय में जल स्रोतों का सूखना। तो इसमें कह रहा है भारत में निर्वनीकरण का प्रभाव इसमें से कौन सा नहीं है, कह रहा है, ठीक है। तो शहरीकरण ये नहीं होगा इसमें, ऑप्शन नंबर बी। और अगला क्वेश्चन है 45वां, कार्बन क्रेडिट की शुरुआत कहां से हुई थी? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, पृथ्वी सम्मेलन या फिर यूएनओ सम्मेलन, यूनाइटेड नेशन का जो सम्मेलन आता है यहाँ पे। तो कार्बन क्रेडिट की जो बात की गई थी ना स्टार्टिंग में, ये कहां पे की गई थी? ये की गई थी क्योटो प्रोटोकॉल में। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी बिल्कुल राइट रहने वाला है, ठीक है। तो आज के लिए 45 क्वेश्चन रखते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन सही पसंद आए होंगे, साथ में आपका स्कोर भी अच्छा बना होगा इनमें, ठीक है। आप लोग कमेंट कर सकते हैं, साथ में ऐसे ही आगे मैं पार्ट कराते रहूंगा, जो कि आपका एक 20 से 25 मिनट में 30, 40, 50 क्वेश्चनों का यहाँ पे प्रैक्टिस हो सके, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।